नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड के खास कार्यक्रम इनसाइड राजतंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं उमेश निगम। इनसाइड राजतंत्र में हम बात करेंगे राजनीति और ब्यूरोक्रेसी के फैसलों की इनसाइड जानकारी की। खुलासा करेंगे कि आखिर इन फैसलों के अंदर के कारण क्या हैं। तो शुरू करते हैं खबरों की इनसाइड स्टोरी का सिलसिला। मध्य प्रदेश में अब सत्ता और संगठन ने मिशन 2023 के मद्देनजर आदिवासी और हारी हुई सीटों पर फोकस कर लिया है। इसके लिए भाजपा विधायकों से उनके क्षेत्र की बड़ी योजनाओं का रोड मैप मांगा गया है। मुख्यमंत्री सचिवालय ने भाजपा विधायकों से विधानसभा क्षेत्र की 5 ऐसी विकास योजनाओं का प्रस्ताव भेजने को कहा है जो कुल 15 करोड़ तक की बजट सीमा में हों। इन प्रस्तावों को बजट में शामिल करने की कवायद चल रही है। मुख्यमंत्री सचिवालय ने इन योजनाओं के संबंध में भाजपा विधायकों को पत्र भेजने के साथ ही एसएमएस भी भेजे हैं। इसके अलावा फोन पर भी विधायकों से जानकारी ली जा रही है। इधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधायकों को हिदायत दी है कि क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करें। प्रदेश में पंचायत चुनाव टलने के बाद भाजपा पूरी तरह से मिशन 2023 की तैयारी में जुट गई है। विधानसभा चुनाव 2018 के नतीजों से सबक लेते हुए सत्ता संगठन ने दिग्गज नेताओं से खास तौर पर उन सीटों पर फोकस किया है जहां पिछली बार भाजपा को पराजय का सामना करना पड़ा था। खास तौर पर आदिवासी क्षेत्रों में भाजपा को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था। यही वजह थी कि पार्टी सरकार बनाने के लिए जरूरी संख्या बल नहीं जुटा पा रही थी। मजबूरन भाजपा को विपक्ष में बैठना पड़ा था। प्रदेश में विधानसभा चुनावों को अब बमुश्किल 2 साल का ही समय बचा है। इसलिए सरकार संबंधित क्षेत्र के विधायकों को छोटी बड़ी योजनाओं के बजाय बड़े प्रोजेक्ट स्वीकृत कराने पर जोर दे रही है। इसके लिए कुछ विधायकों और संबंधित क्षेत्र के नेताओं को 1-to-1 चर्चा के लिए बुलाने की भी तैयारी चल रही है। ट्राइबल क्षेत्रों में जनाधार बढ़ाने और खोई हुई सीटें वापस पाने के लिए कई स्तर पर प्रयास शुरू किए गए हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा की 230 सीटों में से 47 सीटें अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित हैं। भाजपा 2018 में चुनाव में इनमें से मात्र 16 सीटों पर ही विजय पताका फहरा पाई थी, जबकि बाकी 31 सीटें कांग्रेस की झोली में चली गई थी। इधर वर्ष 2013 के विधानसभा चुनाव में स्थिति इसके विपरीत थी। तब भाजपा ने 31 सीटों पर ही कब्जा किया था। इस चुनाव में कांग्रेस के हिस्से में आदिवासियों की महज 15 सीटें आई थी। यही कारण है कि भाजपा इस वर्ग को लुभाने का कोई भी प्रयास नहीं छोड़ना चाहती। इसके लिए भाजपा नए सिरे से सक्रिय हो गई है। भोपाल में आदिवासी सम्मेलन का होना इसी दिशा में एक प्रमुख कारण माना जा रहा था। मालवांचल में ऐसी 22 सीटें हैं जिनमें से भाजपा को आधा दर्जन ही सीटें मिली थी। एक सीट उपचुनाव में भाजपा अपनी झोली में डाल पाई थी। प्रदेश में आदिवासी समाज की करीब 23% आबादी है। 84 सीटें ऐसी हैं जहां आदिवासी वोटर निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार रंजन श्रीवास्तव। रंजन श्रीवास्तव जी, आपका इनसाइड राजतंत्र में स्वागत है। नमस्कार रंजन जी, मुख्यमंत्री ये जो सचिवालय से सभी विधायकों को एक प्रपोजल भेजा गया है कि आप वहां से 5 जो बड़ी योजनाएं हैं अपने अपने विधानसभा क्षेत्र की उनको भेजें। तो ये आपको लगता है कि विधानसभा के जो 2023 के चुनाव है उसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं, भाजपा इसमें जुट गई है? नहीं, बिल्कुल सही बात है। चुनाव की तैयारी देखिए, जनवरी 22 आ गया है जी, और 2023 के नवंबर में चुनाव होना है जी। तो अब 2 साल से भी कम समय बचा है जी। जैसा कि हमें पता है, जी जो अंतिम साल होता है चुनाव का, वो सरकार के लिए बहुत मुफीद नहीं रहता जी। उस समय तो समझिए 6 महीने के पहले ही आपकी ये रहता, कभी भी नोटिफिकेशन हो जाएगा तो सरकार कुछ काम करा नहीं पाती। तो अभी ये जो साल 2022 का साल है जी, ये सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी योजनाएं होनी होंगी, बननी होंगी, उससे काम होने होंगे। अगर अब नहीं हो पाए तो अगर अपने सोचे अगले साल फिर होगा काम, तो उसमें समय नहीं मिल पाएगा जी। और जब अभी योजनाएं, जो भी योजना जिसकी आप बात कर रहे थे जी जी, विधानसभा सत्रों का, आज जो सेंक्शन होगा उसमें भी फंड रिलीज होना, पेंशन होना काफी टाइम लगेगा, समय लगेगा। तो करते करते 6 महीना हो जाएगा जी। तो जो उसको इम्प्लीमेंट करने का जो समय बचेगा
जी वो हार्डली 6 महीने से 1 साल बचेगा। जी तो अगर सरकार अभी एक्शन नहीं लिया सरकार ने जी तो बहुत लेट हो जाएगा। हमको लगता है उसी परिप्रेक्ष्य में सरकार एक कोशिश कर रही है कि जहाँ जहाँ जिस क्षेत्र में कुछ काम बड़े जो रुके हुए हैं, सब काम तो संभव नहीं है। जी हम लोग कोविड के समय में चल रहे हैं, कोविड ने इकोनॉमी को बहुत डैमेज किया है। जी तो ऐसे में समस्या फंड की भी है और आपको विकास, सरकार को विकास भी दिखाना है। जी एक और चीज मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा जी, पिछले कुछ 3-4 चुनाव समझिए पिछले 2 दशक से जी और एक प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है और अच्छी बात है। लोग मतलब डेमोक्रेसी के लिए शुभ संकेत है जी कि जनता विकास को देख के वोट देने लगी है। अब जात पात की बात बहुत पीछे होने लगी है। जी जनता विकास देखना है, बड़ा शुभ संकेत है सरकार के लिए भी और जनता के लिए भी। रंजन जी ये आदिवासी सीटों पर ज्यादा फोकस है भाजपा का, क्योंकि पिछले चुनाव में आदिवासी सीटों पर उतनी विजय नहीं मिली थी, भाजपा की झोली में उतनी नहीं आई थी। तो ये जिस तरह के सम्मेलन हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए थे, तो आपको लग रहा है कि आदिवासी जो वोट बैंक कांग्रेस की तरफ ज्यादा जाया करता था, तो उसमें ये सेंधमारी कर पाएंगे? देखिए वही योजना इसीलिए है। देखिए आपको उमेश जी जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना जी, उज्ज्वला योजना जी, सौभाग्य, उन सब का क्या रिजल्ट हमने देखा है। जी जी तो मोदी 2 सरकार आई है जी, ये जो कंक्रीट चीज, पहले क्या था कि हम घोषणा करते थे और काम नहीं होता था जी। EMI में आपका मकान सामने दिख रहा है जी, शौचालय सामने दिख रहा है। तो मैंने जब विकास की बात की तो विकासोन्मुख जनता हुई है और विकासोन्मुख सरकार भी हुई है। उनको लग गया है कि अगर हम विकास नहीं करेंगे जी, कंक्रीट नहीं खड़ी होगी तो लोग वोट नहीं देने वाले। तो वो उसी जो विकास की आपने बात कही थी, हमारी जो सरकारी केंद्र की जो योजना है वो उसकी प्रत्यक्ष उदाहरण है कैसे उन्होंने पूरे जनसमूह को एक प्रभावित किया बीजेपी ने केंद्र सरकार की योजनाओं से जी। तो जाहिर है उसी चीज को रेप्लिकेट स्टेट में सरकार करना चाहती थी। तो ये जो विधायकों से प्रस्ताव बुलाए हैं इसका भी, क्योंकि योजनाएं हमेशा भाजपा सरकार की प्राथमिकता पे होती है, तो ये भी एक अच्छी रणनीति में माना जाएगा कि समय से पहले सारी तैयारी कर रहे हैं। देखिए इसमें 2 तरह की बातें हैं जी। एक तो जो विधायक अभी हैं जी, टिकट कटते होते हैं जी, 40% मान लीजिए टिकट कटेंगे जी, तो 60% ऐसे एमएलए जिनको दोबारा फेस करना है चुनाव जी। अभी ये नहीं कहा जाता कौन एमएलए का टिकट ड्रॉप होगा किसका नहीं होगा, लेकिन जो 60% है जी उनको फिर फेस भी तो करना है, 5 को फेस तो करना है उनको जी। हाँ, तो अगर विधायकों की बात नहीं मानी जाएगी, उनके विकास काम नहीं होंगे तो जनता को जवाब क्या देंगे वो जी। हाँ, किस बात को मांगने जाएंगे। एटलीस्ट ये बोल तो सकते हैं देखिए 5 ऐसी बड़ी योजना है जो हमारे कहने को हुई है, इसलिए हमें आप प्रस्ताव दीजिए। तो अगर ये नहीं हुई तो फिर जो एमएलए हैं जो उनको टिकट मिलेगा दोबारा वोट कैसे मांगेंगे, तो दिक्कत होगी। सही है ये। बहुत बहुत धन्यवाद रंजन जी आपका इनसाइड राजस्थान से जुड़ने के लिए। मुख्यमंत्री सचिवालय ने सभी विधायकों से SMS भेजकर प्रस्ताव बुलवाए हैं और 5 योजनाएं जो बड़ी योजनाएं हैं जिनकी लागत 15 करोड़ है, ऐसी योजनाएं भेजने के लिए कहा गया है। अब बात करेंगे एक और प्रशासनिक खबर की। राज्य सरकार के खजाने को न केवल मुख्यालय में बैठे अफसर अपनी कार्यप्रणाली से नुकसान पहुंचा रहे हैं, बल्कि जिलों में पदस्थ अफसर भी इस काम में इन अफसरों का बढ़ चढ़कर साथ दे रहे हैं। ऐसी ही कुछ गड़बड़ियां भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG ने पकड़ी है। CAG ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि इंदौर, जबलपुर सहित प्रदेश के 24 जिलों में कलेक्टर दफ्तर के अफसरों ने नगर निगम और नगर पालिका सीमा में स्थित डेवलप्ड भूखंडों का निर्धारण कृषि भूमि मानकर कर दिया, जिससे भूभाटक, प्रीमियम और पंचायत उपकर की मिलने वाली 2,58,00,000 की राशि का नुकसान राज्य सरकार को हुआ है। जांच में इन सभी 24 जिलों में 436 मामलों में गड़बड़ियां निकली थी। बाजार मूल्य को लेकर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर की नगर निगम सीमा में 1000 वर्ग मीटर, अन्य शहरों के नगर निगम और नगर पालिका की सीमा में 500 वर्ग मीटर तथा नगर परिषद और विशिष्ट ग्राम सीमा में या निवेश क्षेत्रों के लिए 300 वर्ग मीटर के दायरे में विकसित भूखंड के लिए
दरों का निर्धारण किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं करते हुए कृषि भूमि के रूप में पूरी जमीन को करों का निर्धारण कर दिया। कुछ इसी तरह का काम डायवर्सन के मामले में भी 4 जिलों के कलेक्टरों ने कर दिखाया। गुना, सागर, सतना और विदिशा जिलों के कलेक्टरों ने दिसंबर 2014 से मार्च 2019 के बीच 7,768 प्रकरणों में डायवर्सन आदेश जारी किए थे। ऑडिट जांच में पता चला कि 1,255 मामलों में से 116 मामलों में भू भाटक की 22,54,000 और प्रीमियम की 35,51,000 की और पंचायत उपकर की 1,86,000 के अलावा जुर्माने की 1,30,83,000 की राशि वसूले बगैर ही डायवर्सन कर दिया। ये डायवर्सन और भूभाटक के मामले में कलेक्टरों ने घोर लापरवाही की है। डायवर्सन के मामले में जो गड़बड़ियां हैं, ये सारी गड़बड़ियां सीएजी ने पकड़ी है। मध्य प्रदेश के 24 जिलों के कलेक्टरों ने इस तरह की गड़बड़ियां करी, जिसमें कृषि भूमि मानकर जमीनों का डायवर्सन कर दिया और करों की वसूली कर ली। कृषि भूमि से करों की वसूली करने से सरकार को बहुत लंबा और बहुत ज्यादा राशि का नुकसान हुआ है। ये जो है भारत के परीक्षक महानियंत्रक लेखा जो हैं, उन्होंने गलती को पकड़ा। बावजूद इसके इन गलतियों पर अभी भी रोक नहीं लग पा रही है। बदस्तूर इस तरह की गलतियां लगातार की जा रही हैं जिले के कलेक्टरों और अधीनस्थ अमले के द्वारा। अब रुख करेंगे एक और प्रशासनिक खबर की ओर। बाघों की तरह अब मध्य प्रदेश का वन विभाग हाथियों को भी रेडियो कॉलर लगाएगा। हाथियों की निगरानी के वास्ते यह काम करना पड़ रहा है। रेडियो कॉलर से हाथियों के हर मूवमेंट का वन विभाग के मैदानी अमले को पता चल जाएगा। रेडियो कॉलर बताएगा कि हाथियों का झुंड कहां जा रहा है। उसी आधार पर हाथियों के नियंत्रण के लिए वन विभाग का मैदानी अमला एक्शन लेगा। गांव के आसपास हाथियों की निगरानी ड्रोन कैमरे से की जाएगी। हाथियों से अति प्रभावित क्षेत्रों में सोलर से संचालित इलेक्ट्रिक फेंसिंग भी लगाई जाएगी। इस फेंसिंग में हर समय हल्के करंट का प्रवाह रहेगा, जिससे हाथियों का दल गांव की तरफ न जा सके। दरअसल जंगली हाथियों से निपटने के लिए विभिन्न राज्यों के हाथी विशेषज्ञों ने ये सभी सुझाव राज्य सरकार को दिए थे। प्रदेश के जंगलों में 3 सालों से 50 से ज्यादा हाथियों का अलग अलग झुंड डेरा डाले हुए है। इन हाथियों ने 100 से अधिक घरों को बर्बाद कर दिया है, 12 से अधिक लोगों की जान ले ली है। पहले छत्तीसगढ़ से हाथियों का झुंड आता था और कुछ समय बाद वापस चला जाता था, लेकिन अब झुंड के झुंड कुछ हाथी चले जाते हैं, लेकिन उस झुंड में से कुछ हाथी जो है वो मध्य प्रदेश के जंगलों में ही रुक जाते हैं, जो फसलों को बर्बाद करते रहते हैं। 25 हाथियों का एक दल हाल ही में मध्य प्रदेश के जंगलों में आया था। विशेषज्ञों के द्वारा दिए गए सुझावों पर अब हर गांव में हाथी मित्र दल का गठन भी किया जाएगा। हर वन मंडल में रैपिड रिस्पांस टीम रहेगी। जिला प्रशासन और पुलिस के साथ वन विभाग की टीम का टास्क फोर्स भी बनाया जाएगा। हाथियों की समस्या का समाधान निकालने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार ने मुख्य वन प्राणी अभिरक्षक की अध्यक्षता में हाथी विशेषज्ञों का एक दल गठित किया था। दल ने बाद में बांधवगढ़ के प्रभावित क्षेत्रों में जाकर स्थिति का बाकायदा जायजा भी लिया और उसके बाद ये रिपोर्ट तैयार करी और राज्य सरकार को सुझाव दिए। इन सुझावों पर अमल राज्य सरकार ने शुरू कर दिया है और अब उसी के आधार पर वन विभाग पूरे इंतजाम कर रहा है। अभी तक आमतौर पर बाघों को ही रेडियो कॉलर लगाया जाता था, जिससे बाघों के मूवमेंट का वन विभाग के अमले को पता चल सके, लेकिन अब बाघों की तरह जो वन विभाग ने निर्णय लिया है कि हाथियों को भी रेडियो कॉलर लगाया जाएगा, जिससे हाथियों के मूवमेंट का वन विभाग के अमले को पूरी जानकारी रहे। हाथियों की इससे निगरानी की जा सकेगी। रेडियो कॉलर इसमें खासी मदद करेगा। रेडियो कॉलर से हाथियों के पूरे मूवमेंट की जानकारी वन विभाग के मैदानी अमले को मिल जाएगी कि हाथियों का मूवमेंट किस तरफ है, हाथी कहां जा रहे हैं। उसी आधार पर वन विभाग का अमला अपना एक्शन प्लान तैयार करेगा और हाथियों को रोकने के लिए वो कवायद करेगा, या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को बचाने के लिए पहले से उनको सचेत कर देगा कि हाथियों का दल इस ओर आ सकता है। रेडियो कॉलर बताएगा कि हाथियों का झुंड कहां जा रहा है। उसी के आधार पर पूरी एक्शन प्लान तैयार होगा।
रेडियो कॉलर की इंफॉर्मेशन से हाथियों के नियंत्रण के लिए वन विभाग का अमला जो है वो एक्शन लेगा और पूरी कार्रवाई करेगा। इसके बाद भी कोई बड़ी घटना होती है तो फिर वन विभाग का अमला और दूसरे उपायों पर विचार करेगा। गांव के आसपास हाथियों की निगरानी के लिए अब ड्रोन कैमरे की भी मदद ली जाएगी। ड्रोन कैमरे से भी पता किया जाएगा कि हाथियों का जो दल है वो किस ओर